किस स्टेज पे पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इनकी दांतों के हवाले से फ़ौरन हमें कोई एक्शन लेना है? हम अपने बच्चों की दांतों की गड़बड़ का बायस हम खुद हैं। हम स्टार्ट लेते जब उनको फीडर देना शुरू करते हैं पैदाइश के बाद से। नहीं, उससे भी ख़राब होते हैं बच्चों? उसी से तो गड़बड़ शुरू होती है। जैसे ही बच्चा 8 से 10 माह के बाद कुछ सॉलिड खाने पे आता है, तब से आप बच्चे के दांतों पे तवज्जो देनी शुरू करें। ये किस एज में जाके ब्रेसेस लगवाने चाहिए और इस ब्रेसेस लगवाने की एज क्या है? टीन एज में लगवा लेने चाहिए। ब्रेसेस लगवाने चाहिए या आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है जी, अलाइनर्स, एड्स आ रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हम अलाइनर को प्रेफर करते हैं। पेशेंट का उसका इस्तेमाल करना आसान है। दूसरा, कॉस्मेटिकली वो नज़र नहीं आते। खाना खाने के 15 मिनट बाद हम ब्रश कर लेते हैं। इज इट राइट टाइम या खाना खाते ही फौरी ब्रश कर लेना चाहिए? खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारा जो स्लाइवा है ना, थूक, ये खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट में सारा कुछ वॉश कर देता है। रात को ब्रश करके सोएं, सुबह उठ के कुल्ली करें। ब्रश कितने अरसे बाद चेंज करना चाहिए और कौन सा होना चाहिए? अच्छे से अच्छा ब्रश भी 2.5-3 माह के बाद आपको चेंज कर लेना चाहिए। आप मेरी जेब में से वो टोका लगाते हैं कि मैं दांत दिखाने गया हूँ, आप कहते हैं जी 5,000 रुपये दे दें, उससे कम स्केलिंग नहीं होगी। और थोड़ा सा काम बढ़ गया, आप कहते हैं जी 15,000 रुपये से कम ये आपका टूथ रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो मैं जिस ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट हम उनको इंस्टॉलमेंट या तो कर देते हैं, या फिर उनको हम सरकारी हॉस्पिटल्स में बड़े अच्छे हो गए, अब तो बड़े बेहतरीन हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीएनएन स्टूडियोज़ की एक और एपिसोड और मैं हूं उमर बशीर। नाजरीन, आज का जो मौजू है वो आज कल परसों या 4-5 दिन पुराना नहीं है, ये कोई 2500 साल पुराना एक मौजू है। 2500 ईयर्स अगो एक माया सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर लोग दांतों के दरमियान गैप पैदा करवा के जेड या फिरोज़ा पत्थर लगवाया करते थे, और वो खूबसूरती के लिए और आपका सोसाइटी के अंदर ताकतवर तरीन होने का एक इजहार भी था। अच्छा, इसी तरह मिस्र की सिविलाइजेशन के अंदर जो वो सोने का दांत फिर आ गया, वहाँ पे तारें भी लगनी शुरू हो गई। और जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके दांतों की तारीख भी बड़ी मकबूल रही है। कहा जाता था कि उनका दांत जो है ना वो लकड़ी का है। बाद में फिर एक आर्टिकल आया और उसके ज़रिए पता चला कि वो आइवरी जो हाथी का दांत होता है वो उसका बना हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री हो, माशरे के अंदर कोई भी डिसिप्लिन हो, वहाँ पर लोग अक्सर दांतों की खूबसूरती को लेके, मुस्कुराहट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और अक्सर परेशान भी रहते हैं कि उसको कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन एक लेटेस्ट रिसर्च है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता ये जो 8-10 साल का टाइम है, पाकिस्तान की जो 240 मिलियन आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके अंदर 140 मिलियन लोग ये जो डेंटिस्ट्री इश्यूज़ हैं वो फेस कर रहे हैं। इट मीन्स दैट 60% पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान, उनके डेंटल इश्यूज़ हैं, ओरल हेल्थ के इश्यूज़ हैं। एक तरफ दुनिया इतनी दूर तक जा चुकी है कि दांतों के लिए पैसे लगाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में बजाय इसके कि वो दांत स्माइल खूबसूरत बने, वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। अब इसमें इश्यूज़ क्या है? क्या पेरेंटल गाइड नहीं है बच्चों के दांतों को लेके, ओरल हेल्थ को लेके? इस इशू के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया, बड़े मशहूर मारूफ डेंटिस्ट हैं लाहौर के, और पूरी दुनिया इनकी जनाब मदा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, मैं आपको अगर अपने से स्टार्ट करूं तो मुझे मेरे बचपन में घर में वालदैन के ज़रिए या मेरे कुर्बो जवार में जो पॉपुलेशन रहती थी, इवन रिलेटिव्स थे या मोहल्ले में रहने वाले लोग थे, वहाँ पे ये अवेयरनेस बड़ी कम थी। बाय नेचर अगर किसी के दांत ठीक है तो वो ठीक चले जाते थे। अगर उनमें गैप होता था या वो डिस्टर्ब होते, 7 साल की एज में दांत टूटने के बाद अक्सर वो प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, सही नहीं कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ना ब्रेसेस लगवाने का, ना अलाइनर लगवाने का, ना उनकी ओरल हेल्थ के हवाले से, ना उनकी हाइजीन के हवाले से कोई प्रॉपर वे या प्रॉपर एजुकेशन थी कि वो बच्चों को कहते कि जी आपके दांत टेढ़े हो रहे हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आपके दांत सीधे करवाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। और हाइजीन के हवाले से वही एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, सुबह उठो जी ब्रश कर लो, ब्रश वाला मामला नहीं है तो मसवाक कर लो। वाई डू लैक इन दिस? पेरेंट्स को क्यों नहीं अभी तक इस चीज़ की समझ आई? सर, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया। हम लोग मुसलसल मीडिया पे हैं अपने क्लिनिक्स के साथ साथ, अब तो हो गया। पहले जो आपने बात की बड़ी सही की, बहुत से मिथ थे
ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ने बनाए ने वो चंगे ने, और ये चूँकि दांत जिस्म के मजबूत तरीन हिस्सों में से एक है, तो ये समझा जाता था कि यह ख़राब नहीं होंगे। और एक और था, अगर एक निकलवाया तो फिर सारे बारी बारी निकालने पड़ेंगे, ये भी बिल्कुल एक मिथ है। हालांकि एक निकाल दिया जाए तो उसके शर से या उसकी बीमारी से बाकी दांत महफूज हो जाते हैं। और एक मिथ ये था कि सुबह उठ के ब्रश करना। सुबह उठ के ब्रश करने की मिसाल मैं ये देता हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने चोरी होने के बाद आपने गेट को लॉक किया। अच्छा जी, रात सोने से पहले का ब्रश ही तिबी और डेंटल लिहाज से फ़ायदे का। क्यों? कि आपने दिन में तो आप खाना पीना, पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी चलती रहती है, मुंह साफ़ रहता है। रात को जब हम ब्रश किए बगैर सोते हैं तो खुराक का मेजर पोर्शन तो पेट में गया, जो कि हाजमे का प्रोसेस होता है, फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। लेकिन जो लेफ़्ट ओवर हैं, जो बारीक ज़रात रह गए मुँह में, वो हमारे थूक, जो इंसानी स्लाइवा है, उसमें गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। गुड बैक्टीरिया उसकी डाइजेशन या हाजमे के लिए ज़रूरी होते हैं, बैड बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाते हैं, ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये दांत को भी गलाते हैं और ये मसूड़ों से उनकी सोजन का बायस बनते हैं, जिससे मसूड़े ब्लीड करते हैं, सूजते हैं और पस बनती है, मुंह में स्मेल आती है। अल्टीमेटली ये ख़राब मसूड़े दांतों को भी हिला देते हैं, दांत निकालने पड़ते हैं। तो असल मेरा, अगर हम शॉर्टली बात करें कि रात सोने से पहले ब्रश करें, फिर सुबह नाश्ते के बाद। नाश्ते से पहले ब्रश की कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है। नाश्ते के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि फिर लंच के बीच, नाश्ते और लंच के बीच में 5-6 घंटे बनते हैं, तो दिन में मुँह साफ़ होना चाहिए, पानी बार बार पीना चाहिए ताकि दांत ख़राब होने से। अच्छा, मैं आप कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इसी से रेलिवेंट। मुझे यूँ लग रहा था कि आपकी गुफ्तगू में वो सारे सवाल न दे जाएं तो मेरे क्वेश्चंस पड़े के पड़े रह जाएंगे। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर जो इशू है, ये पर्टिनेंट इशू है ये वाला, कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों के दांतों को किस तरह नज़र आ रहे हों कि वो पेरेंट्स फ़ौरन उसको लेके डॉक्टर के पास जाएं और बच्चे के दांतों के हवाले से वो उसके ऊपर फोकस करें कि यार ये एक बच्चा है, मिसाल के तौर पे उसका दांत आगे वाला उसमें गैप आ रहा है और वो टेढ़ा हो गया हुआ है। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जाना ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये बाय नेचर हो रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से है जी, इसको जाने दिया जाए। और वो इसी तरह बड़ा होता है और उसकी स्माइल भी ख़राब होती है, उसमें बाकायदा तौर पर एक एहसास से कमतरी पैदा होना शुरू होता है। वो 4-6 लोग हंस रहे होंगे ना, उसमें हंसेगा नहीं, वो खामोशी से मुंह दबा के, होंठ भींच के वो बैठा रहेगा ताकि किसी को पता ना चले कि मेरा दांत ख़राब है। तो किस स्टेज पे पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इनकी दांतों के हवाले से फ़ौरन हमें कोई एक्शन लेना? हम अपने बच्चों की दांतों की गड़बड़ का बायस हम खुद हैं। हम स्टार्ट लेते जब उनको फीडर देना शुरू करते हैं पैदाइश के बाद से। अच्छा, नहीं उससे भी ख़राब होते हैं बच्चे? उसी से तो गड़बड़ शुरू होती है। फीडर में क्या है जी, एक सिंथेटिक दूध है, माँ का दूध नहीं है, डब्बे का दूध है, उसमें सब कुछ है, उसमें चिकनाइयाँ भी हैं, उसमें मीठा भी है, बच्चा पीते पीते सो जाता है। अगेन जैसे हम ब्रश का मैंने बात की ना, वही दूध गया पेट में, बाकी जो मुंह में रह गया वो दांत ख़राब करता है। जब 6 साल पैदाइश से 6 माह के बाद दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा 8 से 10 माह के बाद कुछ सॉलिड खाने पे आता है, जैसे कोई पराठा खा लिया या चूरी खा ली, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तब से आप बच्चे के दांतों पे तवज्जो देनी शुरू करें, क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर है, जो चिपके हुआ मीठा है या कार्बोहाइड्रेट है, पराठा है, रोटी है, गंदम है, वो दांतों पे चिपकी रह गई, वहीं से दांतों के डिगे का आगाज़ हो गया। यानी कि आप समझें कि 1.5 से 2 साल के बाद आप जब डेंटिस्ट के पास खुद विज़िट करें तो अपने बच्चे का विज़िट भी करवा दें। इसको हम कहते हैं हिफाजती प्रोफिलैक्टिक विजिट, कि डॉक्टर साहब देखें कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। आपने जो बात की कि दांत टेढ़े हैं, वो चूसनी और फीडर की वजह से होते हैं, या जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनके दांत तालू सिकुड़ जाता है और फिर दांत टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे ही आप समझें कि दूध के दांत तो टेढ़े हों तो उनको तो हम नहीं सीधा करते। ये प्रोसेस 12 साल की एज में होता है, जब दूध के सब दांत गिर जाते हैं, और परमानेंट दांत भी अगर टेढ़े हों तो फिर हम उनको अलाइनर या ब्रेसिस के थ्रू हम सीधा करते हैं। तो किस्सा मुख्तसर फिर यही कि 1.5 साल की उम्र में आप अपने बच्चों के दांतों की सेहत के बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो जाए। अच्छा, 7 साल जब टूट जाते हैं बच्चे के दांत, दोबारा आते हैं, अगर वो टेढ़े निकलने शुरू हो जाएं तो उसकी क्या रीज़न है, और अगर टेढ़े निकल आएँ तो फिर क्या करना चाहिए? दांत टेढ़े होने की पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि फीडर 7 साल बाद तो टूट गए, वो दोबारा भी टेढ़े निकलेंगे? नहीं, उसमें क्या होगा कि जब आप चूसनी और फीडर के साथ तालू तंग हो जाता है, तालू वही शेप ले लेता है निप्पल की, जो सिलिकॉन का निप्पल है। अब कुदरत ने दांत तो पूरे निकालने हैं। जैसे इस कमरे में अगर 4 लोगों की जगह है, 8 आ जाएंगे तो बेतरतीबी हो जाएगी ना। तो तंग जगह में जब पूरे दांत उगेंगे
दूध के दांत 20 होते हैं, पक्के दांत जो परमानेंट दांत है 28 और फिर बाद में 32 होते हैं। जब उनको जगह नहीं मिलती तो फिर क्राउडिंग हो जाती है, जिसको हम दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। उसके तरीके होते हैं। दूध के दांतों को तो हम नहीं इतना सीधा कर सकते, लेकिन उनकी हिफाजत की जा सकती है, क्योंकि दूध के दांत परमानेंट दांतों के लिए स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं। अगर हम किसी वजह से वक्त से पहले निकाल दें तब भी दांत टेढ़े हो सकते हैं। तो जब परमानेंट दांतों को फिर हम बाद में 12 साल की एज के बाद ब्रेसेस या अलाइनर का सीधा करते हैं। ये डॉक्टर साहब अभी आपने बात की ब्रेसेस की और अलाइनर्स की, तो ये किस एज में जाके ब्रेसेस लगवाने चाहिए और इस ब्रेसेस लगवाने की एज क्या है? अक्सर मैंने सुना है डॉक्टर से कहते हुए कि जी टीन एजेस में आप ब्रेसेस लगवा लीजिए, इसके बाद अगर लगवाते हैं तो वो इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते और इवन वो आपके जो ओरल हेल्थ है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं ब्रेसेस। किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीन एज में लगवा लेने चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो हड्डी है, बोन है, जबड़े की जो बोन है, वो निस्बतन नरम होती है। दांतों को आगे पीछे करना, घुमे हुए दांतों को सीधा करना निस्बतन आसान होता है। उसके बाद हो तो जाता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट का टाइम है ना, वो बढ़ जाता है। जो दांत 1-1.5 साल में सीधे होने होते हैं वो 2.5-3 साल में सीधे होते हैं। और फिर बाकी बात आपकी ठीक है कि उस कदर परसेंटेज में रिजल्ट अच्छे नहीं आते जो कि एक टीन एज में आते हैं। सही। अच्छा, ब्रेसेस लगवाने चाहिए या आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है जी, अलाइनर्स, एड्स आ रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आए जी आप खूबसूरत मुस्कुराहट लेके जाएं जी, अब ना परेशानी खाना खाने की, ना हंसने में कोई दिक्कत, दांत भी नज़र आएंगे और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे और ट्रांसपेरेंट जो है ना वो इलाज चल रहा होगा। विच वन इज़ बेटर, ये ब्रेसेस या अलाइनर वो जो ट्रांसपेरेंट होता है? मैं वैसे दोनों ही चीज़ काम करते हैं। हम अलाइनर को प्रेफर करते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि उसको यूज़ करना, पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट का उसका इस्तेमाल करना आसान है। दूसरा, कॉस्मेटिकली वो नज़र नहीं आते। ब्रेसेस में क्या होता है कि वो दांतों पे ब्रैकेट्स लगते हैं, बीच में तार गुजर रही होती है, ऊपर से हम वो रबड़ लगेजेस के साथ उनको टाइट करते हैं। उसमें क्या होता है, कभी ब्रैकेट उतर गई, कभी रबड़ लगेजेस ज़ाया हो गया, कभी तार चुभ रही है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, पेशेंट तंग हो रहा है। तो वहाँ पे हमने फिर सोचा कि जिद्दत आती रहती है, अलाइनर्स की तरफ आ गए। अलाइनर से खाना खाते हो तो उतारते हैं, बाकी लगे रहते हैं। उनके साथ बच्चे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, इवेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि नज़र नहीं हो आते। लेकिन अलाइनर के साथ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, निगलिजेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, तो आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। इट्स यूर नाउ ड्यूटी, वो मतलब फिक्स हो चुके हुए हैं कि आपके वो लगे ही लगे रहने हैं। आप खाना भी खा रहे हैं, आप सोए भी हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये अलाइनर में और रिटेनर में ये होता है कि आप खाना खाने के लिए उतारे, बंदा इजी हो जाता है, यार अच्छा ठीक है आधे घंटे बाद लगा लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता है। तो वो जो टाइम फ्रेम जिसने पूरा करना होता है 24 आवर्स के अंदर, आपने 23 आवर्स उसको अगर माउंट रखना है, तो वो टाइम वो कम हो जाता है। उसके नताइज फिर उस तरह लेट आने शुरू होते हैं, या अक्सर औकात ये होता है कि वो प्रॉपर आ भी नहीं पा रहे होते रिजल्ट्स उसके। बड़ी तैयारी के साथ आप मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं, वाकई बात आपकी ठीक है। ब्रेसेस में होता है कि वो मुस्तकिल लगी हुई हैं, पेशेंट चाहे भी तो उसको रिमूव नहीं कर सकता। लेकिन उनके साथ कुछ, यहाँ मैं पहले बता दूँ कि कुछ मामले ब्रेसेस से ही हल होते हैं, अलाइनर्स वहाँ पे फेल हैं। अच्छा, वो कैसे हैं? मतलब ये कोई अंदर दांत अंदर वाली साइड पे आ गया, एक्स्ट्रा दांत आ गया, वो सिर्फ ब्रेसेस से ही होगा? एक्स्ट्रा दांत आगे वो तो हम निकाल देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है कि अलाइनर्स उसके आगे फेल हैं। लेकिन ब्रेसेस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लाइक ब्रेसेस लगा के आप ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई को 100% मेंटेन नहीं कर सकते। हमने देखा कि ब्रेसेस लगाने वाले ज़्यादातर पेशेंट्स के मुंह सूजे हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से स्मेल आ रही, क्योंकि सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, या हम उनको स्पेशल ब्रशेस देते हैं दांत साफ़ करने के, वो पेशेंट को इस्तेमाल करने नहीं आते। लेकिन अलाइनर्स की अहमियत अपनी जगह, कुछ जगहों पे अभी भी ब्रेसेस ही काम आती हैं। ठीक है सर, ये जो अभी स्केलिंग वाला मामला आपने अभी बात की कि जब आप लगाते हैं तो उसके बाद अक्सर स्केलिंग की जाती है उतारने के बाद, ब्रेसेस भी, रिटेनर भी। यूजुअली भी लोग बड़ा होता है कि यार मेरे दांत पीले हो रहे हैं तो चलो जाके इसके ऊपर स्केलिंग करवाते हैं, और कैविटी भी आ जाए तो आप जाके स्केलिंग करवाते हैं और फिर वो पॉलिश करते हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं। लेकिन 2 कंप्लेंट्स आती हैं उनके बाद, वो ये होती है, एक तो कि जी हसासियत बढ़ गई है दांतों की, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा, नमक हो गया, इस तरह की चीज़ें की लगती हैं तो वो बहुत ज़्यादा फील करवाता है। दूसरा ये होता है कि उनमें मूवेबल हो जाते हैं, मूवमेंट आ जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है दांतों के अंदर। तो वो कहते हैं कि यार ये देखें स्केलिंग नहीं करवानी चाहिए, इससे दांत हिलते हैं। यहाँ पे 90% मिथ है और 10% हकीकत है। स्केलिंग से दांत नहीं हिलते? नहीं हिलते। स्केलिंग ना कराने से दांत हिलते हैं। होता क्या है, हम जब एक ख़ास वक्त तक ब्रश
सही तरीके से नहीं करते, हमारी खुराक में मौजूद ज़रात और बैक्टीरिया मिलके प्लाक बनाते हैं। प्लाक को साफ़ ना किया जब वो हार्ड होकर टार्टर बना देती है, कैलकुलस बना देती है, हार्डन प्लाक होती है। वो प्लाक दांतों का वो हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेती है जो कि सेंसिटिव होता है। अब वो उतारना ज़रूरी है, अगर नहीं उतारेंगे तो गम रिसेशन या मास्कुरा हो जाएगा। अब जब वो उतरता है ना तो वक्ती तौर पे एक सेंसिटिविटी आती है, लेकिन जो कि कुछ दिनों के बाद खुद ही चली जाती है। तो ये बात किसी हद तक सही है, सेंसिटिविटी आती है, लेकिन ज़्यादातर सेंसिटिविटी कब आती है? जब आप क्वालिफाइड सर्टिफाइड डेंटिस्ट के बजाय किसी अताई या क्वैक के पास जाते हैं। वो रगड़ वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ, रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट के साथ दांत साफ करते हैं, जबकि वाइब्रेटरी होता है। हम वाइब्रेशन के साथ, वो अल्ट्रासोनिक टिप होती है, हम वाइब्रेट करके उतारते हैं। तो क्वालिफाइड डेंटिस्ट कभी भी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा आपके दांतों की सफाई नहीं करेगा। मैं ये कहूँगा कि स्केलिंग ना कराने से दांत ख़राब होते हैं, स्केलिंग ना कराने से दांत हिलते हैं। जब तक टार्टर रिमूव नहीं होगा दांत हिलेंगे नहीं। आपने कहा कि स्केलिंग कराने के बाद दांत हिल रहे होते हैं, वो क्यों हिल रहे होते हैं? कि उस मैल ने उसको वक्ती सहारा दिया होता है। वो मैल जो ख़तरनाक है वो आम तौर पे लोगों को सहारा लगती है कि इसकी वजह से दांत हमारे टिके हुए हैं। वो मैल रिमूव कर देनी चाहिए। उसके बाद हम विटामिन डी की प्रिपरेशंस देते हैं। अगर तो मोबिलिटी बहुत थोड़ी है वो ख़त्म हो जाती है, अगर नहीं होती तो उस दांत को निकाल देना बेहतर है। हिला हुआ दांत एक पोटेंशियल रिस्क है बाकी जबड़े की हड्डी, मसूड़े और दांतों के लिए। अच्छा, मूवेबिलिटी जो प्रोड्यूस हो जाती है, जब पैदा हो जाती है और शुरू हो जाती है, तो वो मेडिसिन से या कुछ चीज़ों से हो सकती है कम या ख़त्म हो जाती है? ये डिपेंड करता है कि मोबिलिटी किस ग्रेड पे है। अगर बहुत शुरू में ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो हम वो दांतों की हम डीप क्लेंजिंग करते हैं, रूट प्लानिंग करते हैं, फिर हम पेशेंट को ब्रशिंग टेक्निक सही बताते हैं, सही पेस्ट का इंतखाब बताते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं तो रुक जाती है। लेकिन जब बात उससे बढ़ जाती है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पे चली जाती है कि आप हाथ या ज़ुबान भी लगा रहे हैं तो दांत हिल रहा है, तो ऐसे दांत को फिर निकाल दिया जाता है। उसका कोई हल नहीं है। फिर उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है इम्प्लांट या ब्रिज की शक्ल में। अच्छा, वो जो वेनीर्स वाला आजकल चला हुआ है, क्या वो अगर मूवेबल टीथ है उसके ऊपर वो माउंट करवा लें या लगवा लें तो वो रोक लेता है उसकी? वेनियर होता है कि दांत के सामने की सतह को हम ग्राइंड करके तो एक कॉल लगा देते हैं, कवर होता है। कवर सा लगा देते हैं। वो दांतों की मोबिलिटी को नहीं रोकता और दांतों की मोबिलिटी को ऐसे रोकना चाहिए भी नहीं, और कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसा करेगा भी नहीं। अच्छा, अभी आप जब बात कर रहे थे तो गम रिसेशन की आपने जिक्र किया। उसमें अक्सर लोगों का ये होता है कि जब अच्छी हाइजीन नहीं होती, आप वही आप वाली बात कि आपने सुबह उठ के ब्रश किया तो इसका मतलब ये है कि आपने नुकसान होने के बाद एक्शन लिया। तो इसी केस में ज़्यादा ये होता है कि गम रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। आप एट दी एज ऑफ 30, 35 प्लस 40 के करीब पहुंचते हैं तो आपके दांत हाथी के दांतों की तरह जो है ना वो निकल आते हैं। एक तो ब्रश हो गया जिसके ज़रिए आप रात को सोने से पहले करें। दूसरा, अगर ये रिसेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, इसको स्टॉप किया जा सकता है और जो डैमेज पहले हुआ है उसको रेक्टिफाई या उसको कंट्रोल, मतलब वो रिवर्स हो जाए, डैमेज होता है। पहली बात है, गम रिसेशन शुरू हो जाए तो उसको रोकने का तरीका है कि वजह को देखें ना कि किस वजह से गम रिसेशन हो रही है। पान छाल या गुटखा खाने से भी गम रिसेशन होती है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग करने से भी फ़ायदे के उल्टा नुकसान। स्मोकिंग से भी होती है? स्मोकिंग से गम रिसेशन नहीं होती, और बड़े मसाइल हैं, लेकिन गम रिसेशन स्मोकिंग की वजह से नहीं होती। स्मोकर हजरात, आपके लिए एक उन्होंने कंसेशन निकाला, छोटी सी गुड न्यूज़ है कि स्मोकिंग लेकिन स्मोकिंग बाकी बड़े मामलों के लिए ख़तरनाक है। गम रिसेशन की वजह, सबसे बड़ी वजह है प्लाक या टार्टर या कैलकुलस को मुनासिब वक्त पे डॉक्टर से स्केलिंग रिमूव ना करवाना। दूसरे नंबर पे पान छाल या गुटखा खाना। तीसरे नंबर पे एक नई आजकल एक चीज़ आ गई, निकोटिन पाउचेज या वो मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप ज़ाया ना कीजिए। नहीं, ये मैं वजह बता रहा हूँ। उसको मैं पूछूंगा, आप उस पे बात डिटेल हम कर लेंगे, मैं वजह बता रहा हूँ। तो पहले वजह दूर करेंगे तो वो आपकी वहीं पे रुक जाएगी। वापस लाने के लिए हम उसकी जिंजाइवोप्लास्टी करते हैं, यानी कि गम का जो हम ग्राफ्टिंग करके उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं और ये हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो गैप आता है डॉक्टर साहब दांतों के अंदर, इसको कम करवाना चाहिए वैसे या छोड़ देना चाहिए? मतलब सामने वाले दो दांतों के दरमियान गैप आ जाता है अक्सर लोगों के, 4 में भी आ जाता है, और ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम 30-40 क्रॉस कर रहे हैं ना, तो फिर वो सारे दांतों में खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। वो नेचुरल है शायद, नेचुरल है। तो उसको कम करवाना चाहिए या उसको इसी तरह अगर गैप ख़त्म कर लें तो बेहतर है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ना करवाने से नुकसान तो कोई नहीं होगा? होता है। अच्छा, दांतों में मोबिलिटी जल्दी आती है। टूथ टू टूथ कांटेक्ट ये लाजमी है।
गैप आएगा तो दांत बेसहारा हो सकते हैं और उनके अंदर मोबिलिटी आने के बिल्कुल चांसेस वैसे ही हैं। वो अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए ना तो वो कहते हैं कंधे से कंधा कंधा मिला मिला पाँव से पाँव मिला होना चाहिए, अंदर शैतान ना खड़ा हो जाए। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खाने के बाद कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए? ये अक्सर होता है कि रात का खाना खाया, कुछ हजरात मैंने देखे हैं, मेरी भी शायद यही प्रैक्टिस रही है कुछ अरसे से, कि खाना खाने के 15 मिनट बाद हम ब्रश कर लेते हैं। इज़ इट राइट टाइम, और क्या लेट करना चाहिए या खाना खाते ही फौरी ब्रश कर लेना चाहिए? खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे जो स्लाइवा है ना, थूक, ये खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट में सारा कुछ वॉश कर देता है। उसको अपना काम करने दें, उसके बाद आप टूथपेस्ट करें। अच्छा, हाँ जी, फौरी बात करना बेहतर नहीं होता। और कितनी देर करना चाहिए? मॉर्निंग ब्रश और आफ्टर वेकअप एंड बिफोर स्लीपिंग? बिफोर स्लीपिंग 1.5 से 2 मिनट काफ़ी है, अगर आपको ब्रश करने का तरीका सही पता है। वो ब्रश करने के तरीके पे बात कर लेंगे हम। अगर ब्रश सही तरीके से किया है तो 1.5 से 2 मिनट काफ़ी है। अच्छा, अप एंड डाउन करना चाहिए, यूं करना चाहिए? अप एंड डाउन और दायरों की शक्ल में। अच्छा, हॉरिजेंटल या लिटा के नहीं करना चाहिए। अप एंड डाउन से फ़ायदा क्या होता है कि हर दो दांतों के बीच में फंसी खुराक भी किसी हद तक साफ़ हो जाती है। अगर आप लिटा के करेंगे तो आप खुराक को और पुश कर रहे हैं, वो आपके दांतों को ख़राब कर सकती है। दायरों की शक्ल में हम इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे मसूड़े और दांत मिलते हैं तो हाफ सर्कल बनता है, और ज़्यादातर गम्स की जो सोजन या इन्फ्लेमेशन है वहीं से शुरू होती है। तो दायरों की शक्ल में करने से वो वाली जगह भी साफ़ हो जाती है। 1.5 से 2 मिनट रात सोने से पहले, खाना खाने के बाद आधे पौने घंटे के बाद, और सुबह उठते साथ ही नहीं, सुबह उठ के कुल्ली करें, मुंह तो साफ़ है आपका, नाश्ता करें, नाश्ते के बाद ब्रश कर लें, फिर अपना काम पे निकल जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो 90% लोगों की प्रैक्टिस ही यही है कि सुबह उठते ही पहला काम कहते हैं कि जी वो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होगा, दांत साफ़ करते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर दफ्तर चले जाते हैं। मैं जब तक डेंटिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं था मैं भी ऐसे ही करता था। फिर जब वहाँ जाके कॉलेज में जाके डेंटल कॉलेज में जाके अवेयरनेस आई तो फिर हमने ऐसे करना शुरू किया। अच्छा, रात को ब्रश करके सोएं, सुबह उठ के कुल्ली करें, नाश्ता करें, ब्रश करें, और अपने नाश्ते के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए? वही 15-20 मिनट? 20 मिनट कम 25 मिनट कम अज़ कम, ताकि तब तक सलाइवा अपना काम कर ले। अक्सर ये होता है ना, ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो रहा है तो भागम भाग नाश्ता किया और फटाफट ऑफिस निकल गए। कोई नहीं, कुल्ली तो करके मेरा निकले। ख्याल है कि ब्रश जेब में डाल लिया करें, दफ्तर भी जाके कर लें तो कोई बुरी बात नहीं। कोई बुरी बात मसवाक भी तो अक्सर आपने उलमा कराम को और ये थोड़ा सा रिलीजियस तबके को देखा होगा, वो जेब में डाल के फ़ख्र समझते हैं वो अपना ना, मसवाक यहाँ पे डाला होता है, बट वो उसकी हाइजीन पे भी बात करते हैं मसवाक वाली। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाती हैं डेंटिस्ट्री हेल्थ के ऊपर, ओरल हेल्थ के ऊपर। ब्रश, टूथपेस्ट, ये दो इम्पॉर्टेंट और वाइटल चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, ब्रश और टूथपेस्ट। एक तो ये बताएं कि ब्रश कितने अरसे बाद चेंज करना चाहिए, और हमारे यहाँ ये कमर्शियल्स टेलीविज़न पे चलती हैं कि जी ये वाला आप ब्रश लें, इसमें इतने 1000 फाइबर्स लगे हुए हैं, और ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, ये सेंसिटिविटी को ख़त्म करता है, और ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, ये 8 घंटे तक आपके दांतों के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जो डिस्टर्ब कर सकती है उसको कंट्रोल करके रखेगा। अब ज़रा इस पर रोशनी डालें कि ब्रश कितने अरसे बाद चेंज करना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, और टूथपेस्ट क्या होना चाहिए? पहले हम ब्रश को देखते हैं। अच्छे से अच्छा ब्रश भी 2.5-3 माह के बाद आपको चेंज कर लेना चाहिए। अब चेंज करने की नौबत कब आनी चाहिए? आप ब्रश को यूँ सर लाइट में देखें, अगर तो उसके ब्रिस्टल्स बिल्कुल सीधे हैं आप वो काम देगा, ज़रा से ब्रिस्टल मुड़ गए आप इसको डिस्पोज करके नया ब्रश खरीद लें। ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देके करेंगे तो ब्रिस्टल तो फिर 15 दिन में मुड़ सकते हैं। 2 से 2.5 माह एक ऐसा अरसा है जिसमें कि हर टूथपेस्ट को चेंज कर लें। नॉट 6 मंथ। अगर आप देखें कि ब्रशेस सीधे हैं तो 6 माह भी चला एक बंदे के साल तक रहें तो वो साल चलाता रहे? साल होगा ही नहीं। अच्छा, ब्रश बिकेंगे कैसे? बड़े बड़े सारे तहजीब याफ्ता लोग हैं वो तो ऐसे नहीं, वो ब्रश के इस्तेमाल के डिस्पोजल के बाद और भी काम लेते हैं, लेकिन मुख्तसर नाला पान वास्ते मैं बोलना नहीं चाह रहा था। ठीक। तो ये अच्छा, अपनी टूथपेस्ट की बात, ये दावा मेरे ख्याल में गलत है कि इस टूथपेस्ट से करें तो 8 घंटे तक आपके मुंह में कुछ नहीं होगा। ये कत्तन इम्पॉसिबल। क्या कि जो हमारा थूक है इसमें तो बैड और गुड बैक्टीरिया हैं। गुड बैक्टीरिया जो इब्तदाई डाइजेशन उसमें काम करते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो खुराक के ज़रात के साथ मिलके
20 से 30 मिनट में प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है कि 8 घंटे तक कोई टूथपेस्ट आपको प्लाक या उसे टार्टर से महफूज रखेगी, ऐसा नहीं है। सही है। और डॉक्टर साहब ये जो एक ज़रिया मुआश ही बना लिया, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ब्रश उतारते हैं जनाब, ये करते हैं वो करते हैं, फिर इस टूथपेस्ट और ब्रश के अलावा भी कोई तरीका है? एक तो मसवाक है ना जो हमें शुरू से हम देखते आ रहे हैं, सुन्नत भी है, इसके ऊपर भी बात करें तो क्या सिर्फ ब्रश से ही दांत साफ़ हो सकते हैं? अक्सर लोग जो है ना खाना खाने के बाद टूथपिक उठाते हैं और दांतों के अंदर से वो जो कैविटी, या सॉरी कैविटी तो नहीं, वो जो दो दांतों के बीच लेफ्ट, में गैप है, इंटरनल गैप है। जो लेफ्ट पार्टिकल्स हैं फूड के, वो फिर वो निकाल रहे होते हैं। वो जो टूथपेस्ट और ब्रश से अलावा ये वाला जो काम करना है, क्या ये दांतों को ख़राब करता है या कर लेना चाहिए, इससे कोई इशू नहीं होगा? आपके इस प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको बता दूं कि तमाम देखने वाले इस बात को समझ जाएं कि टूथपिक दांतों के लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? हम जब ब्रश करते हैं वो ब्रश सामने के दांतों की सरफेस को साफ़ करता है, लेकिन जो दांतों के दो बीच में, दो दांतों के बीच में खाना, उसको भी तो साफ़ करना है ना, उसके लोग टूथपिक यूज़ करते हैं। हर दो दांतों के बीच में एक कुदरती बोन की तय होती है, जिसको कॉर्टिकल बोन कहते हैं, बड़ी नाजुक होती है ये। टूथपिक से वो अब जब बार बार खाना फंसा हुआ निकालते हैं, खाना तो निकल जाता है, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बोन भी निकलना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम 1-2 माह के बाद खाना ज़्यादा फंसता है। करते करते पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैंने पिछले 28 साल से जो मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, कि डॉक्टर साहब कैविटी भी कोई नहीं है कि तो खाना भी बड़ा फंसता है। देखो वो हम देखते हैं तो उनका इंटरडेंटल बोन लॉस हो चुका होता है। तो टूथपिक की बजाय बेहतर है कि आप फ्लॉस इस्तेमाल करें, बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि फ्लॉस मैं रिकमेंड करूँगा। फ्लॉस चाहे स्ट्रिंग फ्लॉस हो जो धागे की शक्ल में होती है, आप उंगली पे लपेट के साफ़ करते हैं, या अब जिद्दत आ गई, मॉडर्नाइजेशन होगी, वाटर फ्लॉस आ गई, वो भी बड़ा अच्छा एक तरीका है। अच्छा, वो क्या है, वाटर फ्लॉस क्या है? वाटर फ्लॉस एक कंटेनर होता है जिसमें पानी भर लेते हैं, चार्ज हो जाता है वो, आप उसको मिरर के सामने खड़े के जो रिक्वायर्ड उसकी एक स्ट्रीम या धार सी बना लें और उसको यूँ यूँ करते जाएँ, आपके दो दांतों के बीच वो बेहतरीन साफ़ करता है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइंड चीज़ है, वो टाइम भी लेती है, स्पेस भी कर, आपको छुप के भी या किसी ऐसी जगह, कपड़े भी हैं, पानी तो गिर रहा होगा, आपको वो उनसे भी केयर करनी होगी। ए आसान नहीं, ए मैं कड्डी टूथपिक, ए कड्डिया टिशू इंज रखे, ए बैग सब। तो आपने जो ये टूथपिक ये रखा वो उसकी डेंटल फ्लॉस बड़ी खूबसूरत मिल जाती है, छोटे छोटे पैकिंग, पर वो कैरिएबल है, वो कैरी कर सकते हैं आप, वो थोड़ा और दांत साफ़ कर लिए। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दांत निकलवाने वाला अक्सर हम सुनते हैं कि जी दांत नहीं निकलवाना चाहिए, उसकी वजह से बाकी दांत जो आपकी बतीसी है रूफ़ आम में, वो जनाब हिल जाती है। और ख़ास तौर पर जो अकल दाढ़ जिसे हम बोलते हैं, या वो जो एंड वाला क्या उसको विजडम टूथ, थर्ड मोलर जो है ना, वो अगर हम निकाल दें तो उसके बाद जी बड़ा ख़तरनाक होता है, फिर एक एक करके सारे निकालने पड़ते हैं। ये मिथ ठीक है, दांत निकलवाने से बाकी भी ख़राब हो जाते हैं? ये बिल्कुल मिथ है। बल्कि एक ख़राब दांत अगर, अव्वल तो हम दांत निकालते नहीं, अब तो बड़े बड़े तरीके आ गए, रूट कैनाल आ गया, कैपिंग आ गई, बड़े तरीके, हम दांत नहीं निकालते आमतौर पर। हम दांत तब निकालते हैं जब और कोई हमारे पास ज़रिया ना हो और कोई हल ना हो हमारे पास दांत निकलवाने के अलावा। मरीज़ इतनी देर से आता है कि रूट कैनाल भी फेलियर हो जाती है, फिर दांत निकालना पड़ता है। द लास्ट रिजोर्ट इज़ के उसको रिमूव कर दिया, रिमूव करते हैं। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट कि जी एक कटवाओगे सारे कटने पहनेंगे, ये गलत है। बल्कि मैं ये कहूँगा, मेरा एक क्लेम है आज मीडिया पे, अच्छा। कि अगर एक ख़राब दांत निकलवा देते हैं तो बाकी दांत उसके निकाल देने से बच जाते हैं, क्योंकि दांत ठीक होता है, अंदर ही रूट टू रूट इन्फेक्शन फैलने के बड़े चांसेस होते हैं, जिसको कि हम पेरिएपिकल ग्रैनुलोमा अपनी ज़बान में कहते हैं। आम ज़बान में कह लें कि वो जैसे दांत के नीचे एक छाला सा या पेंसिल सी बन जाती है, वो इस बात की अलामत है कि अब ये इन्फेक्शन आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे दांत को फिर निकाल देना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हाइजीन को लेके अक्सर कंपनीज बेवरेजेस बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम जो भी इस्तेमाल करें, अक्सर आजकल थोड़ा ट्रेंड शुरू भी हो गया उसमें कि ये नुकसान नहीं देती। ये बेवरेजेस ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें शामिल जो दांतों की सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान देती? मैंने एक रिसर्च पढ़ी, लाइक ये जो ड्रिंक्स है ना कार्बोहाइड्रेटेड, उसमें एक कोक है, एक पेप्सी है, ये इस तरह की बड़ी कंपनीज हैं, और वो आपकी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम है उसको कम करती हैं, उसका लेवल जो है ना उसको, और बोन की जो हेल्थ है उसके लिए कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वाइटल इंग्रेडिएंट है। तो
इस तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और बेवरेजेस इस्तेमाल करना मुसलसल, आजकल लोग स्टिंग टाइप की इस तरह की प्रोडक्ट, ये भी नुकसान देती हैं दांतों को। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है इसके ऊपर, प्लीज़ स्पीक अप। एक रिसर्च है इसके ऊपर। मोस्टली ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, या जो हमारे आम कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, इन सब में दो किस्म के एसिड्स यूज होते हैं। एक है फॉस्फोरिक एसिड और एक है किसी हद तक कार्बोनिक एसिड्स। ठीक है। अब लफ्ज़ एसिड बजाते खुद तेज़ाब। तेज़ाब, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये दांतों को भी गलाते हैं, ये मसूड़ों को भी ख़राब करते अच्छा। हैं, ये मर्दों औरतों में हार्मोनल एम्बेलेंसेस की भी रिसर्च पेपर्स हमने पढ़े, वो भी आए, और मैंने अपने क्लिनिक पे इस पे सबूत देखे। एक 22-23 साल का बच्चा आया, उसके सारे दांत ऐसे गले हुए थे जैसे लकड़ी को दीमक लगी होती है, जैसे लोहे का जंग लगा होता है। उसका अच्छा खासा उसके ऊपर उसकी हमें करेक्शन करने पे रूट कैनाल, फिर ऊपर कैपिंग, अच्छा खासा उसका खर्चा है। मैंने कहा बेटा ये इतने ख़राब, इतनी मेहनत से कैसे ख़राब किए? लोग मेहनत से सही करते हैं, आपने 22 साल की एज में ख़राब किया। उसने कहा जी मैं 1.5 लीटर का कोल्ड ड्रिंक रात रख के जब तक बैठूँ ना, मैं सिर्फ बस पीता रहता हूँ और मुझसे पढ़ा जाता है, तो मुझसे वो डिपेंडेंस एक साइकोलॉजिकल। तो ये जो जितने भी बेवरेजेस हैं या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, हम उनके कतई मुखालिफ हैं। कभी कभी आप पी लें तो पी लें, उसके बाद कुल्ली भी कर लें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, लेकिन कभी कभी डोंट मेक इट अ हैबिट। ये जो स्लीपिंग साइकिल चेंज हो जाते हैं, लोग सुबह शाम तक सोते हैं, शाम को उठ के काम शुरू कर देते हैं, ये भी ओरल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। ये ज़्यादा देर जागते रहना मुसलसल, और ये तो अब तो आईटी का चूँकि बड़ा बूम चल रहा है आजकल, तो ये आईटी सेक्टर के जो नौजवान हैं वो अक्सर रात को बैठे हुए वो कर रहे होते हैं, बैक एंड पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी यही रूटीन है। वो साथ में कुछ रखा होता है हल्का फुल्का मंचिंग के लिए, वो भी, और साथ में जूसेस और बेवरेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी डिस्टर्ब करते हैं दांतों को। बिल्कुल, मेरी एक अपने चैनल पे एक वीडियो प्रॉपर इसी मौजू पे है कि फ्रीक्वेंट मंचिंग या बार बार खाना आपके दांतों के लिए कितना नुकसानदेह होता क्या है। हम जब भी खाना खाते हैं हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ब्रेन से इशारा आता है और सलाइवा जो खदूद है हमारे, वो थूक पैदा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब अभी मैंने बात की ना कि आप खाना खाने के फौरी बाद ब्रश ना करें, क्योंकि 20-25 मिनट दें सलाइवा अपना काम करे। एक बार सलाइवा ने आपका मुंह साफ़ कर दिया, ठीक है, आप 15-20 मिनट और कुछ खा लेते हैं। अब बार बार सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा, और जो वो खुराक के ज़रात हैं, चूँकि आप घंटे लैपटॉप करके बैठे हुए हैं, वो आपके मुंह में वही काम करेंगे जो रात सोते हुए काम आपके खुराक मुंह के अंदर खुराक के ज़रात करते हैं, वो वही काम करेंगे। इसका हल ये है कि अपने पास पानी रख लें, अगर आपने कुछ खाया भी है तो थोड़ा सा पानी पे साफ़ कर लें। लेकिन ये मैदे के लिए भी नुकसानदेह फ्रीक्वेंट मंचिंग। होता क्या है, हम जब खुराक खाते हैं चबा के, तो मैदा उसके ऊपर अपना प्रोसेस शुरू करता है उसको हाजमे का, मैदे के अपने गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। अब गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं, ऊपर से एक और खेप आ गई, वो मैदा उसको ऊपर से तो इस तरह करने से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या कुछ और मसले मसाइल भी, गर्ड रिफ्लक्स आना शुरू होता है। तो फ्रीक्वेंट मंचिंग या बार बार खाना मुंह और दांतों के अलावा आपके बाकी जिस्म के लिए भी नुकसानदेह। ये वैसे बड़ी अच्छी बात की आपने कि सिगरेट पी लें और एक गिलास पानी पी लें ऊपर से, तो फिर सिगरेट का असर ज़ायल हो जाएगा, है जी, ये कह रहे हैं? नो, सिगरेट की मैंने बात, अच्छा, सिगरेट की नहीं कहा मैंने, ये ड्रिंक्स की बात, लिवरेज ढूंढ रहा था स्मोकर्स के लिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो निकोटीन पाउच है, आप अक्सर वो देखा होगा कि जी यार, मैंने बड़े सारे लोगों को सुना है, आई डू नॉट यूज़ दैट, बट मैंने बड़े सारे यूनिवर्सिटी में उस वक्त सुना, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में, यार एक तो सिगरेट की स्मेल होती है, वो नहीं आएगी इसमें से, फिर आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए सिगरेट पीने के लिए, एक जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, वो स्मोक भी नहीं आएगा, धुआं भी नहीं होगा। ये बेहतरीन है, घर में भी बैठे रहो, बल्कि एक दो इंस्टाग्राम पे चैनल भी हैं, बाप बेटा एक दूसरे से मांग रहे होते हैं, यार मेरा निकोटीन पाउच तो देना, फिर उसमें फ्लेवर्स भी आ गए माशाल्लाह जी। तो निकोटीन पाउच रखते हैं जी, इससे कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता किसी को कि निकोटीन भी पूरी होगी और दांत भी ख़राब नहीं होते। इज़ इट ट्रू? निकोटीन किसी भी शक्ल में हो, सिगरेट की शक्ल में हो, वेप की शक्ल में हो, या निकोटीन पाउच की शक्ल या पैच की शक्ल में हो, नुकसानदेह है। ये मुंह में ऑक्सीजन की सैचुरेशन को कम करता है। और मैं आपको बताऊं कि हमने जब निकले हुए दांत की जगह इम्प्लांट लगाना होता है, तो हम पेशेंट्स उसकी निकोटीन हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। अगर पेशेंट निकोटीन यूज़र है तो हम आमतौर पर उसको बाय बाय कर देते हैं, एंजॉय करो, इस तरह ही करो, ठीक है। अब निकोटीन पाउचेस के नुकसानात क्या क्या हैं? मुंह में छाले बन सकते हैं और बनते हैं। गम जो है, मसूड़े, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, सूज जाते हैं। गम रिसेशन होती है,
ठीक है, bleed और भी करते हैं। ब्लीड भी करता है, जब रिसेशन होगी सूजेंगे ब्लीड भी होगा। फिर अब आप जब उस थूक को जो निकोटिन वाली वो अंदर लेके जाते हैं तो काम तो फिर वही ख़राब हो गया ना। मैदे को वो अननेसेसरी चीज़ें मिल रही हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम मुख्तसरन ये कहेंगे, जब भी आप फितरत के ख़िलाफ़ जाएंगे, किसी भी शक्ल में जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। पान खाने वाले हजरात के दांत पान खाने से पहले जैसे थे, अगर वो 10-15 साल पान खा के छोड़ दे और वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसके दांत वापस उसी तरह ला सकता है या नहीं? कभी भी नहीं, क्योंकि छालिया चबा चबा के दांत इस कदर घिस चुके होते हैं कि दांतों की हाइट पहले से तकरीबन आधी रह तो जाती ये है। जो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि आएँ जी आपको ज़रा दिखाते हैं दांत कैसे, वो जी एक लिक्विड आया है हमारे पास, एक फक्की आई है आजकल, एक और चल पड़ा है, वो काला सा कोई वो है, महलूल है और शायद वो पेस्ट है चारकोल चारकोल लिक्विड। स्टाइल का जी, वो लगाएं और देखें जी वो बोतलों पे बोतलें बेची जा रहे हैं वेबसाइट पे, धड़ाधड़ ऑर्डर लगे हुए हैं। ये क्या माजरा है? मैं आपको बताऊं कि अपने जिस्म पे कभी भी मकैनिकी ना करें, कमर्शियल प्रोडक्ट्स पे कभी भी खुद से फैसले ना लें, एंटीबायोटिक्स कभी खुद से ना खाएं, पेन किलर कभी खुद से ना खाएं। ये जितने दांत चमकाने के फार्मूलाज हैं, नहीं मेरी बात सुने, मेरे आपसे ज़्यादा करीब मेरे ये है, आपकी डॉक्टरी तक पहुंचने के लिए मुझे कोई 400-500 रुपये लगाने पड़ेंगे। गाड़ी में जाऊंगा, बाइक पे जाऊंगा, रिक्शे पे जाऊंगा, फिर आप मेरी जेब में से वो टोका लगाते हैं कि आप, मैं दांत दिखाने गया हूँ, आप कहते हैं जी 5,000 रुपये दे दें, उससे कम स्केलिंग नहीं होगी। और थोड़ा सा काम बढ़ गया, आप कहते हैं जी 15,000 रुपये से कम ये आपका टूथ रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये मैंने 1 मिनट मोबाइल निकाला और ये मैंने किया जी गूगल, हाउ टू रिड्यूस गम रिसेशन, हार्डली 7 सेकंड में उसने मुझे डिटेल और इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या, आप ये कह रहे हैं कि जी आप खुद मैकेनिक ना करें? नहीं, वो ये है ना कि देखें, जो ओरल हेल्थ है ये आपको एक कम्युलेटिव, एक मजमूई तौर पे वो एक आपको दे रहा है। इसमें बुरे एक्सपीरियंस भी शामिल हैं और अच्छे एक्सपीरियंस भी शामिल हैं। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप हर 6 माह के बाद डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, चाहे कुछ भी ना हो। उस 6 माह के बाद दिखाने का मकसद ये होता है कि मुंह में बड़ी ऐसे ऐसे चेंजेस आती हैं। अगर कुछ शुरू में थोड़ी बहुत चेंज आ रही होगी, डेंटिस्ट आपको बता देंगे कि आपको इस वक्त ये इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपका ब्रश इस किस्म का होना चाहिए, आपने इस टाइम पे ब्रश करना है, आपके गम रिसीड हो रहे हैं, उसकी बचाव का ये तरीका है। ये तो एक होम रेमेडी आपको बता रहे होंगे ना कि आपने बचना कैसे है। जब भी आपने कोई प्रोसीजर करना, उसके लिए आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। आप घर बैठ के प्रोसीजर, आप एक मालूमात ले सकते हैं, आप उसका हल नहीं निकाल सकते। मतलब डॉक्टर नहीं बन सकते आप? डॉक्टर नहीं बन सकते। इसके ज़रिए आप जाएंगे तो आप अताई डॉक्टर ज़रूर कहलाएंगे, हाँ जी। प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी, जैसे मेरे पास लोग आते हैं, वो जिसका तो ये है ये कि हम उनके लिए सेकंड एक ओपिनियन हमारी है, पहली ओपिनियन वो से ले चुके होते हैं। फिर जब उनसे कहता हूँ कि बेटा फिर लगवा भी वहीं से लेना था ये काम ने, तो कहते हैं उसके लिए तो फिर डेंटिस्ट की ज़रूरत है ना। अच्छा आइडिया वैसे, गूगल डॉक्टर्स, गूगल डेंटिस्ट, गूगल सर्जन, वाह गुड। डॉक्टर साहब, ये आखिरी एक सवाल है कि जी ये जो मसवाक है, ब्रश और मसवाक, वैसे आप किसको प्रेफर करते हैं, मसवाक या ब्रश? शार्प आंसर, देन आई विल ड्रॉ अनदर क्वेश्चन। देखें, मिसवाक का मकसद दांतों की सफाई करना है, ठीक है। जो ब्रिस्टल्स उसके होते हैं, आप लोगों ने देखा अगर मिसवाक वाले मुझे अच्छे लगते हैं लोग कि एक तो सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। वो आपने देखा हर मिसवाक का ऊपर नहीं, वो कोई भी ऐसे नहीं कर, वो ऐसे चलती नहीं है। मसवाक करना सुन्नत रसूल है या दांत साफ करना सुन्नत रसूल? दांत साफ करना, चूँकि उस ज़माने में मिसवाक के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मसवाक होगा तो सुन्नत रसूल पूरी होगी, दांत साफ करने से भी सुन्नत सफाई सुन्नत रसूल है। अब मैं आपको इस तरफ आ रहा हूँ कि मिसवाक कहाँ पे कामयाब नहीं होती। मिसवाक से आपके प्री मोलर्स तक जाती है, पीछे जो दाढ़ें मोलर्स हैं वहाँ तक वो चूँकि सीधी है नहीं जाती, तो उसको दे के फिर एंगल हेड के साथ ब्रश बनाया गया। आप समझ लें कि ब्रश एक मॉडिफाइड मिसवाक है, तो उतना ही इंशाल्लाह सवाब होगा जितना सवाब मिसवाक से होता है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जाते जाते आखिरी चीज़, आप लोग इतने पैसे कमाते हैं, एक दिन में मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 लाख रुपया तो आराम से एक क्लिनिक जो है ना खर्चे निकाल के कमा लेता होगा, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन महंगा समझा जाता है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। क्यों? आप ये सब चीज़ें हमें पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाए, हमारे अपने मुल्क में हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े, तो ये ट्रीटमेंट 1/4 पे आ जाएंगे इसके चार्जेस। अच्छा, मैं एक हकीकत बताऊँ आपको। जी जी। ये जो अलाइनर्स होते हैं,
ये हर डेंटल क्लिनिक के साथ एक लैब बनाई होती है उन्होंने, वहाँ पे बनते हैं। कितने का बनता है, कितना कॉस्ट करता है एक अलाइनर? ये मुख्तलिफ लैब्स मुख्तलिफ मटेरियल्स के साथ बनते हैं, सिलिकॉन के ही बनते हैं ये, ठीक है। मुख्तलिफ लैब जो मटेरियल यूज़ करेंगे उतना बनाएंगे, और ये भी इम्पोर्ट होता है। अच्छा मेरी बात जी सर। ठीक है, इम्पोर्ट होता है। कितनी कॉस्ट पड़ती है लैब में? और जब वो पेशेंट के पास जाता है, एक बंदा है उसने साल का एक उसको मिनिमम साल बताते हैं, उसके दांत टेढ़े हैं और उसने ठीक करवाने हैं, वो मिनिमम एक साल का टाइम टेन्योर बताएगा और उसमें कोई 30 के करीब उसको अलाइनर की पोजीशंस देगा, तकरीबन 20 से 30 के मिनिमम। दरमियान। और उसमें वो पैकेज होगा और उसके अंदर तकरीबन कोई 30 के करीब फ्रेम होंगे, और वो उनका 1.5 से 2 लाख रुपया चार्ज कर लेगा मिनिमम। नॉर्मल चल रहा है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में 2 लाख रुपए, और लोग हंस के दे देते हैं कि जी आप ले लें जी 2 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसी है। अब ट्रूली बताइएगा, क्या वो वाकई ही इतनी कॉस्ट बनती है उसकी? मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता है कि हमने इम्प्रेशन पेशेंट का लेना होता है, इम्प्रेशन मटेरियल भी यूज़ होता है, ठीक। उसकी फिर कास्टिंग होती है, वो कास्टिंग मटेरियल भी यूज़ होता है। उसके बाद हम भेज देते हैं लैब, लैब अपने प्रोसीजर करती है, अलाइनर बनाती है, उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर लैब हमसे 70 से 75 हज़ार रुपये ले रही है, तो हमारा 10 से 15 हज़ार हमारे क्लिनिक पे भी खर्चा हो जाता है। कितना हो गया? 1 लाख पे बात चली गई। अब उसके बाद हमने सारा साल पेशेंट को हमने टाइम देना है, ठीक है। हमारे क्लिनिक के रेंट्स भी हैं, बिल्स भी हैं, हमारे स्टाफ की सैलरीज भी हैं, कुछ हमने भी लेना है। तो जो हम पेशेंट से पैसे लेते हैं वो सारे डेंटिस्ट की जेब में नहीं आते। जैसे अभी आपने कहा ना कि 1.5-2 लाख अगर एक लाइनर का है, तो वो 3 से 4 जगहों पे डिवाइड होते हैं पैसे, सारे डॉक्टर के पास नहीं आते। चलें डॉक्टर साहब, कोशिश करें कि ये इसका मतलब ये है कि जो गरीब आदमी, पिछले दिनों वो चल रहा था कि इतने 100 रुपये कमाने वाला पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया हुआ है, तकरीबन कोई 8,000 रुपये महीना कमाने वाला भी उन्होंने पॉवर्टी लाइन से ऊपर कर दिया हुआ है। 125 रुपये में वो, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो शख्स तो फिर इलाज नहीं करवा सकता सर 125 में अगर खाना खाते हो घर में, अगर उसके 4 बच्चे भी हैं तो 4 और 2 6 मियाँ भी मिलाएं तो 125 × 6 दिन में 3 दफ़ा करें तो बात तो बहुत, तो फिर तो मैं तो उस दावे को गलत कहूँगा। तो फिर ये गरीब आदमी अगर उसके दांतों में कोई मसला आ गया, उसके लिए तो नहीं है आप? नहीं, हम जैसे हम जो मैं जिस ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट हम उनको इंस्टॉलमेंट या तो कर देते हैं, या फिर उनको हम सरकारी हॉस्पिटल्स में, बड़े अच्छे हो गए अब तो, बड़े बेहतरीन हो गए, बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया सरकारी, वहाँ पे टोटल फ्री है। कहाँ किसी को मौका मिलता है? सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो नर्स होता है वो कह देता है कि जी रश पड़ा है, आप 3 घंटे इंतज़ार करें फिर आपकी बारी। 3 बजे, 3 घंटे बाद 1 बजता है, उसने कहा जी डॉक्टर साहब ने तो अब जाना है, अब आप कल आइएगा। वो बेचारा धक्के खाता है हॉस्पिटल्स के, और जो कोई अच्छे ताल्लुक वाला वो जेब से 500 रुपया निकालता है, वो कहता है आओ बिस्मिल्लाह, हटो जी हटो, डॉक्टर साहब खास पेशेंट है जी। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव मसला, इस पे हुकूमत को देखना सर चाहिए। वो रेगुलेशंस आप डॉक्टर्स हजरात नहीं बनानी है ना, आप लोग ही गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ना। नहीं सर, मैं तो नहीं होती उन्हें ख्वाब थोड़ी आ जाता है कि मैं आप तो कर प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, जो सरकारी जॉब में यकीन कीजिए कि डॉक्टर बड़े अपने तो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन रश इतना है कि वो मैनेज करना मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब दैट वाज अ वंडरफुल सिटिंग, सो Thank नाइस you. ऑफ यू। नाजरीन, इससे पहले कि आपकी जेब के ऊपर 2, 2.5, 3 लाख रुपए का खर्च पड़े, तो एक सिंपल सी एडवाइस है जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आप रात को सोने से पहले 2 मिनट ब्रश कर लें, और सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद, ऑफिस जाने से तकरीबन खाना खा के 15-20 मिनट बाद 1 मिनट और 2 मिनट के लिए ब्रश कर लें, तो ये हाइजीन इश्यूज़, कैविटी हो जाना, दांत निकलवाने पड़ जाएंगे, ये वाले मामलात आपके ख़त्म हो जाएंगे। बाकी वो सीधे हैं या नहीं हैं, इट मैटर्स ऑन योर ब्रीदिंग, और आपका जो बचपन में लाइफस्टाइल था जो आपके पेरेंट्स की तरफ से मिला, वो पोर्शन पेरेंट्स के लिए है कि आपके जब बच्चे आप उनको देखें तो आप उनकी ओरल हेल्थ के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। उनके दांत आपको ऐसे नज़र आएँ तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़रूर जाएं। इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी, और अगर यही नहीं ठीक होगा ना तो बच्चे की आगे लाइफ भी उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।